हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हम बुक फर्स्ट अपनी पढ़ रहे हैं अलजेब्रा। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, जो कि था इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। तो देखिएगा, इस चैप्टर से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है जल्दी से, सिर्फ और सिर्फ ये आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चैप्टर जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका आगे यूज हो सकता है या फिर यूज होगा आगे, या फिर आपसे कोई भी पूछ सकता है, इसलिए हम इन छोटी छोटी बातों को कवर करते चल रहे हैं। आज के लेक्चर में ये वाला जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि बाकी सभी टर्म्स आगे वाले चैप्टर्स में आएंगी तो हम उनको वहां पर हैंड टू हैंड कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बार कल का थोड़ा सा रिविजन कराते हुए चल रही हूँ मैं आपको। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर ले लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है याद से ले लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, हमने चैप्टर में जो स्टार्ट किया था वो हमने पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन क्या होता है तो आप सभी को बताया था कि सपोज दैट f such that a tends to b। तो ये जो f है इसको आप कोई भी फंक्शन या मैपिंग कहोगे a से b पर, किस कंडीशन में, कि यदि a के सभी एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज कहाँ मिल जाए आपको, b के अंदर। यानी कि a के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज, और वो भी कैसी यूनिक इमेज आपको किस में मिले, b में। ये कंडीशन तो इसमें पॉसिबल है, कौन सी, कि मान लीजिए a के अंदर कोई 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी इमेज ये हो गया, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। लेकिन क्या कंडीशन इसमें पॉसिबल नहीं है कि मान लीजिए आपने कहा कि इसकी इमेज ये हो गया और इस फर्स्ट एलिमेंट की इमेज ये भी, यानी कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ए के सभी एलिमेंट्स की एफ इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए और एक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, दो इमेज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। तब इस कंडीशन में हम एफ को क्या बोलते हैं, फंक्शन या फिर मैपिंग बोलते हैं, जो भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, कि ए से बी पर ये हमारा कोई भी फंक्शन होगा या मैपिंग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ी थी रेंज। रेंज क्या होती है कि मान लीजिए अगर हम इसके अंदर बात करें डोमेन और कोडोमेन की, तो आप कहोगे कि जो सेट ए है ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, और नेक्स्ट क्या कहलाता है, इसमें कोडोमेन कहलाता है। फिर बात करते हैं हम किसकी, रेंज की, कि रेंज क्या होती है। तो रेंज क्या होती है कि आपके पास में जो भी कोडोमेन है, तो कोडोमेन यानी कि जो आपके पास में सेट बी है उसके जितने भी एलिमेंट एफ इमेज बना रहे हैं ए के एलिमेंट्स की, उन सभी के सेट को आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। यानी कि एक तरीके से अगर यहाँ पे हम देखा जाए तो इसमें तो जो कोडोमेन होगा वही आपका क्या होगा, रेंज होगा। क्यों, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स क्या है, एफ इमेज है ए के सभी एलिमेंट्स की। लेकिन इन केस अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमने एक सेट ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर कोई भी 3 एलिमेंट है, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, सपोज दैट एक्स वाई जेड। तो आप कहोगे ए की एफ इमेज एक्स, बी की वाई बन रही है, और यहाँ पे सी की जेड, यहाँ पे टी और मान लीजिए, और यहाँ पे डी की एफ इमेज भी क्या बन रही है, जेड। तो अब अगर हम बात करें तो ये आपका डोमेन होगा, ये आपका कोडोमेन होगा। लेकिन अगर हम इसके लिए रेंज की बात करें तो रेंज सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड टी, ये 4 एलिमेंट एग्जिस्ट करें किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर। लेकिन एक्स वाई और जेड ही 3 इकलौते ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, एफ इमेज है ए के सभी एलिमेंट्स के लिए। तो इसीलिए टी इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि एफ इमेज नहीं बना रहा। तो जब हम रेंज लिखेंगे तो रेंज के अंदर ओनली एक्स वाई जेड ये 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, टी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताई थी कि यदि मैपिंग किस पे हो, दो सेम सेट के लिए, यानी कि किसी एक सेट ए से किसी दूसरे सेट पे भी, यानी कि अभी हमने जो सेट लिए थे वो दोनों डिफरेंट थे, ए था एक बी था, लेकिन अगर दोनों सेट्स कैसे हो, सिमिलर हो, तब उस कंडीशन में आप आपको क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेटर बोलते हो। नेक्स्ट इसमें हमने बात की थी मैपिंग्स की, कि मैपिंग कितने टाइप की होती है, 1-1 मैपिंग होती है, ऑन टू इन टू, ठीक है, 1-1 ऑन टू, मैनी वन, इस तरीके से। तो 1-1 मैपिंग में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत जल्दी से हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, इसके बाद में हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ने वाले आगे, तो इसलिए एक बार रिवीजन करा रही हूँ। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया उनका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज एक बार समझ लीजिएगा। ये हमने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी,
हमने अब कोई भी एक मैपिंग डिफाइन की किससे, ए से बी पर। तो इस कंडीशन में सपोजेट हमने मान लिया कि ए के अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई जेड टी। तो यदि हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज बन रही है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट एफ इमेज आपको मिल रही है, तब इस कंडीशन में मैपिंग आपकी क्या कहलाती है, 1-1 मैपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, 1-1 मैपिंग। ए के सभी एलिमेंट्स की एफ इमेज मिलनी चाहिए बी के अंदर, और ध्यान रखिएगा डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या मिलेगी, डिफरेंट एफ इमेज मिलेगी, तब आपकी मैपिंग क्या कहलाएगी, 1-1 मैपिंग कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास में आती है मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए और बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी, इसके अंदर है एक्स वाई जेड टी। तो मान लीजिए ए की एफ इमेज एक्स है, बी की वाई है, सी की जेड और डी की भी जेड है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट की एफ इमेज केवल और केवल एक ही मिल रही हो आपको। जैसे आप कह सकते हो यहाँ पे कि एफ इमेज ऑफ ए क्या है, एक्स है, एफ इमेज ऑफ बी आपके पास में क्या है, वाई है, एफ इमेज ऑफ सी क्या है, जेड है, एंड एफ इमेज ऑफ डी भी आपके पास में क्या है, जेड है। तो एक से ज्यादा ए के एलिमेंट्स की एफ इमेज आपको एक ही एलिमेंट मिल रहा है, तब आपकी मैपिंग क्या कहलाती है, मैनी वन मैपिंग कहलाती है। क्लियर बात। इसके बाद में अगर हम इसमें बात कर दें इनटू की, इनटू मैपिंग क्या होती है, तो इनटू मैपिंग क्या कहती है कि जब भी एफ के कोई भी मैपिंग आप लेते हो ए से बी पर, उस कंडीशन में जो बी के एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स तो क्या बना रहे हो, एफ इमेज बन रहे हो ए के सभी एलिमेंट्स की, लेकिन बी के अंदर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज ना बना रहा हो, तब उस कंडीशन में उस मैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं। तो इस टाइप की जो मैपिंग होती है ये आपकी इनटू मैपिंग का भी एग्जांपल आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि ए के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज नहीं है। अब ये ध्यान रखना कि कम से कम एक से ज्यादा कितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग क्या होती है, ऑन टू मैपिंग के अंदर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। ऑन टू मैपिंग कहती है कि बी का हर एक एलिमेंट जो है ए के किसी ना किसी एलिमेंट की एफ इमेज जरूर से बन रहा हो, कोई भी सिंगल एलिमेंट उसके अंदर ऐसा ना हो जो कि एफ इमेज ना बना रहा हो। तो आप 1-1 मैपिंग को एज अ ऑन टू मैपिंग का एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें बी का हर एक एलिमेंट जो है वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, एफ इमेज है ही है। तो आप इसको 1-1 के साथ साथ ऑन टू भी कह सकते हो। तो ये वाली जो मैपिंग है ये आपकी 1-1 ऑन टू भी कहलाएगी। ठीक है, 1-1 ऑन टू मैपिंग, जिसको आप क्या भी बोल सकते हो, बाइजेक्शन भी बोल सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऑन टू के लिए एक तो कंडीशन ये हो गई कि बी का हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की एफ इमेज हो। अब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही हो तो ये 1-1 ऑन टू। लेकिन इसके साथ में कंडीशन और हो सकती है क्या, कि मान लीजिए ए की एफ इमेज एक्स, बी की एफ इमेज वाई बन रहा है, सी की एफ इमेज जेड बन रहा है, और यहाँ से हमने डी को कैंसिल कर दिया। आप यहाँ से कह सकते हो कि डी की एफ इमेज भी क्या बन रहा है, जेड। अब भी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है कंडीशन सेटिस्फाई, कि बी के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट तो है नहीं जो कि ए की किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज ना हो। भाई एक्स भी है, वाई भी और जेड भी, सभी किसी ना किसी एलिमेंट की एफ इमेज है। तो अब ये वाली जो मैपिंग है ये हमारी ऑन टू तो है, लेकिन अब ये हमारी 1-1 मैपिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि 1-1 मैपिंग क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की आपको डिफरेंट एफ इमेज मिलनी चाहिए, जबकि इस कंडीशन में हमें दो एलिमेंट्स की केवल और केवल एक इमेज मिल रही है। तो अभी जैसे पहले एग्जांपल था तो वो 1-1 भी था, ऑन टू भी था, इसलिए वो मैपिंग हमारी 1-1 ऑन टू मैपिंग भी कही जा सकती है। लेकिन अब अगर हम इस वाले एग्जांपल को लें तो ये सिर्फ हमारा क्या होगी, ऑन टू मैपिंग कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा हमने जब कल तक अपनी लेक्चर में पढ़ा था, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे पढ़ेंगे हम। तो देखिए आज के लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये 6 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 6 के 6 पॉइंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होंगी, जिनको नहीं है वो एक बार से देख लीजिएगा। सबसे पहले इनको एक बार डिफाइन कर रही हूँ, उसके बाद में प्रॉपरली लिखा दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स आखिर होते क्या हैं।
तो मान लीजिए कि सपोज दैट आपके पास में कोई भी दो सेट है, एक सेट है आपके पास में ए और एक सेट है आपके पास में बी, और दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, यानी कि इनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो आपसे क्या कहा है, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट। अब इस चीज से आपको एक चीज पता चल गई कि सेट्स हैं तो इसका मतलब एक से तो ज्यादा सेट आपको लेने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, इक्वालिटी को शो कर रहा है एक तरीके से। अगर माइंड में ये चीज ध्यान नहीं भी आती तो बता रही हूँ आपको कैसे इस चीज को लेकर के आना है। तो इतना आपके माइंड में आ गया, दो सेट्स आप कोई भी लोगे, सपोज दैट ए और बी, तो अगर दोनों सेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो, सिमिलर हो, यानी कि मान लीजिए ए के अंदर भी ए बी सी डी हमने कहा 4 एलिमेंट है और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो क्या हुआ कि दो जो भी सेट्स हैं उनके अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। और ऑल्सो यदि हम कोई मैपिंग डिफाइन करते हैं ए से बी पर, तो वो कैसी होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू होनी चाहिए। 1 1 की कंडीशन क्या कहती है कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट एफ इमेज एग्जिस्ट कर रही है भाई, हर एक एलिमेंट की एक अलग एफ इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो 1 1 मैपिंग कंडीशन सेटिस्फाई है। ऑन टू मैपिंग अभी आपको बताया, ऑन टू मैपिंग क्या कहती है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट की एफ इमेज बना रहा हो, कोई भी इसमें सिंगल एलिमेंट ऐसा ना रहे जो कि ए के किसी भी एलिमेंट की एफ इमेज ना हो। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी क्या है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारी मैपिंग है वो कैसी है, 1 1 ऑन टू मैपिंग है। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या कहोगे कि जो सेट्स हैं वो कैसे हैं, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट है। क्लियर हो गई माइंड में, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स ऐसे जिनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो और जो मैपिंग है एफ जेड ए से बी पर वो कैसी हो, 1 1 और ऑन टू हो, तब उस कंडीशन में सेट्स आपके क्या कहलाएंगे, कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट है इसमें डीन्यूमरेबल सेट्स। डीन्यूमरेबल सेट्स क्या कहते हैं, अब ये तो आपने कोई भी दो जनरली सेट्स ले लिए ए और बी। अब यदि हम एक सेट लें किसका, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का हमने कोई भी एक सेट ले लिया, आप सभी को पता है, ठीक है, ये हमने कोई भी एक सेट ले लिया। तो यदि ए कोई भी सेट है और वो इक्विवेलेंट है किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, यदि ए कोई भी, और ध्यान रखना जो कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं इनको हम शो किससे करते हैं कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी से, तो ये जो साइन है ये शो करता है, ठीक है। अब हमने कहा ये तो कंडीशन हमने किन्हीं दो अलग अलग सेट्स के लिए ली थी। अब हमने कहा कि यदि हम एक सेट किसका ले रहे हैं, नेचुरल नंबर का, तो यदि ए इक्विवेलेंट है एन के, तो इस कंडीशन में यदि ए कैसा होगा, फाइनाइट होगा और एन के इक्विवेलेंट होगा, तब आप क्या कहोगे कि जो ए है वो क्या है, डीन्यूमरेबल सेट है, या फिर आप उसको क्या भी बोल सकते हो, काउंटेबल सेट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, काउंटेबल सेट। इन केस अगर आपसे बात करें अनकाउंटेबल की, तो आप ये भी कह सकते हो कि वो सेट जो कि काउंटेबल नहीं है वो क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल सेट। और अनकाउंटेबल सेट को आप नॉन डीन्यूमरेबल सेट भी बोलते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अभी आपको रिकॉल कराया था मैंने डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो रेंज क्या बताई थी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स क्या बना रहे हो, एफ इमेज बना रहे हो ए के एलिमेंट्स की, तो उन एलिमेंट्स को आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो। तो इन केस यदि बी का केवल और केवल कोई एक एलिमेंट ही क्या हो, एफ इमेज हो ए के सभी एलिमेंट्स के लिए, तब उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, उस फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहोगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी एक सेट ले लिया और आपने कहा कि जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 4 सपोज दैट कुछ भी हो सकती है। तो यदि हम f इमेज ऑफ x की बात करें और ये किसके इक्वल आ रही हो, किसी भी एक नंबर के इक्वल, सपोज दैट हमने मान लिया 5 के इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे आपने देखा कि f इमेज ऑफ x और x के अलग अलग वैल्यूज के लिए, यानी कि अगर आप f(1) कहोगे तो भी 5 है, f(2) कहोगे तो भी 5 आ रहा है, f(3) कहोगे तो भी 5 आ रहा है। तो x की सभी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल x की सभी वैल्यूज के लिए यदि x की f इमेज 5 आ रही है, केवल और केवल एक सिंगल टर्म आ रही है, तब उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब जो आपकी ये बुक है अलजेब्रा, इसमें इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, वो चैप्टर है आपका ग्रुप, ठीक है। और ग्रुप के अंदर जो डेफिनेशन आएगी ग्रुप की, उसमें सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ आएगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती क्या है।
सपोज दैट हमने कहा कि कोई भी आप एक सेट ले लीजिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई भी आप ले सकते हो, इंटीजर्स का हो, नेचुरल नंबर्स का हो, रेशनल नंबर्स का हो, कुछ भी सेट हो, ठीक है। तो आपने कहा कि एक सेट है एस, और यदि आप इसको किसी भी एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, बाइनरी ऑपरेशन आप कुछ भी ले सकते हो अपने पास से, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन, कुछ भी, सपोज दैट हमने उसको डिनोट कर दिया स्टार से क्योंकि हमें नहीं पता। तो कोई भी एक सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन को यदि आप कलेक्ट करके एक ब्रैकेट फॉर्म में एक साथ लिख देते हो, तो ये जो कलेक्शन होता है इसी को ही आप क्या बोलते हो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अ नॉन एम्प्टी सेट विद एन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है, इसमें भी कोई दो सेट्स होते हैं। सपोज दैट आपने मान लिया एक सेट है आपके पास ए, एक सेट है आपके पास में बी। तो यदि आपको रिलेशन बताना है इन दोनों के बीच में, तो आप कहोगे कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें कि इसमें नेक्स्ट हम आती है इक्विवेलेंस रिलेशंस। कई सारे क्वेश्चंस में आपको शो करके दिखाना होता है कि क्या इनके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको तीन कंडीशन दिखानी होती है। कौन कौन सी जी, फर्स्ट कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हो रिफ्लेक्सिविटी। सेकंड इसमें आपको दिखानी होती है सिमेट्री, और थर्ड इसमें जो आपको दिखानी होती है वो आपको दिखानी होती है ट्रांजिटिविटी। ये तीन कंडीशन शो करके दिखानी होती है। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है कि सपोज दैट आपने एक कोई भी एलिमेंट लिया किसी सेट ए का, तो उस कंडीशन में ए रिलेटेड होगा किससे, ए से। अगर ये कंडीशन है तो आपकी रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड है सिमेट्री। सिमेट्री क्या कहता है कि यदि ए बी से रिलेटेड है तब उस कंडीशन में बी भी ए से रिलेटेड होगा। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन कहती है कि यदि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होगा सी से। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तब उस कंडीशन में उस रिलेशन को आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। आई होप 6 की 6 डेफिनेशन जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार लिखा रही हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को नोट्स प्रिपेयर करने हैं क्लास से, तो वो क्लास से अपना साथ के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। 98 रुपीज में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। डेली के डेली आपको नोट्स मिलेंगे, जितना आज क्लास में कराया जाएगा उतने नोट्स, जितना आज कराया जाएगा उसके नोट्स, इस अकॉर्डिंग आपको नोट्स जो है वो मिलेंगे। टीचमेंट ऐप पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको एक बार लिखा रही हूँ मैं। देखिएगा जो भी डेफिनेशन आपको समझाई है वो एक बार लिखा दी है, एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट है कार्डिनली इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे कि आपको बताया था कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू हैव द सेम नंबर ऑफ elements if and only if a 1-1 mapping of A onto B exists, then such sets are said to be cardinal equivalent sets। और इनको आप किस फॉर्म में लिखोगे, is equivalent to B। बोल इसलिए रही हूँ ताकि अगर कोई चीज देखने में या फिर समझने में आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बोलूँ तो वर्डिंग्स पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है इसमें डीन्यूमरेबल सेट, लेट एन बी दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन कोई भी सेट है नेचुरल नंबर्स का। इफ अ सेट ए इज इक्विवेलेंट टू एन, तो यदि सेट ए जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, एन के, इन अ सेंस इफ देयर एग्जिस्ट अ 1-1 मैपिंग फ्रॉम ए ऑन टू एन, यदि वहां पे एक 1-1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है ए से एन पर, सो देन ए इज कॉल्ड डीन्यूमरेबल। ए को हम क्या कहेंगे, डीन्यूमरेबल कहेंगे। एंड अ सेट इज कॉल्ड काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और डीन्यूमरेबल। तो यदि कोई भी सेट फाइनाइट और डीन्यूमरेबल है तो उसको आप क्या बोलोगे, काउंटेबल बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे, अनकाउंटेबल बोलोगे। ठीक है। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन की इफ f such that a tends to b is a constant f such that a tends to b is a constant function। ये कांस्टेंट फंक्शन है, शॉर्ट में लिख दिया। इफ द रेंज ऑफ f कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट, कि यदि f की जो रेंज है वो क्या करे, केवल और केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट कर रही हो, यानी कि उसके अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट हो, तब उस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की लेट एस बी एनी सेट, एस कोई भी एक सेट है, स्टार कोई भी एक बाइनरी कंपोजिशन है एस सेट पर, सो देन जो पेयर होगा इस कॉमन स्टार का उसको आप क्या बोलोगे, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोलोगे। नेक्स्ट रिलेशन की, मान लिया ए और बी क्या है, कोई भी दो सेट्स हैं,
तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन कि मान लीजिए आर कोई भी रिलेशन है किसी भी सेट ए पर, सो आर को आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे। कब, इफ एंड ओनली इफ, यदि तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, आर रिफ्लेक्सिव हो, आर आपका सिमेट्रिक भी और आर आपका ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि ना कि अभी बल्कि आगे जा करके भी अगर आप एमएससी वगैरह करते हो या फिर अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें मैथ्स अच्छे लेवल पे पूछा जाता है, तो वहाँ पर इन सभी डेफिनेशंस का यूज होता है। तो इन सभी को आप अच्छे से अपना कवर करते हुए चले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद में कल हमारा स्टार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर जो कि है ग्रुप, जिससे आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते हैं, फिर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके, हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो सके और मोस्टली स्टूडेंट्स इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।